A very good morning, everyone else. So, today I'll be discussing the Paleontology 2022 paper. So, starting from the 73 question. So, consider the following statement. चार statement दे दिए. The state of preservation of fossil. एक fossil का preservation किस किस चीज़ पे depend करता है. पहला, structure and composition of original cell. कि भाई structure क्या है, composition क्या है original cell, quite valid. Nature and grain size of the enclosing sediments. जो सेडिमेंट्स उसको इंक्लोज कर रहे हैं उनका क्या नेचर, उनका क्या साइज़ है. केमिकल कंडीशन क्या है सेडिमेंटेशन के टाइम पे, एसिडिक है, बेसिक है, क्या एसिडिक कंडीशंस हैं. डायजेनेसिस टेकिंग प्लेस इन द रॉक आफ्टर डिपोजिशन. तो डायजेनेसिस जब हो रहा है रॉक के डिपोजिशन के बाद, वो भी. तो चारों मुझे वैलिड लग रही हैं क्योंकि इनमें से कोई भी रॉन्ग सेंस नहीं करी है एंड एवरीवन इज सेंसिंग राइट. सो एक्सप्लेनेशन. सो स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल. पहला आपका स्टेटमेंट था जो आपका पहला स्टेटमेंट था, तो उसमें था कि स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओरिजिनल शेल. कि ओरिजिनल शेल का क्या स्ट्रक्चर और क्या कॉम्पोजिशन है. तो हार्ड पार्ट्स लाइक शेल एंड बॉन्स वो कैल्साइट, एरागोनाइट या सिलिका के बने होते हैं. स्ट्रॉन्गर और केमिकल स्टेबल कॉम्पोजिशन होता है तो बेटर प्रिजर्वेशन होती है. एरागोनाइट मोर सॉल्युबल होता है कैल्साइट से, इसलिए वो एसिडिक कंडीशन में फास्टर डिजोल्व होता है. ठीक है. Nature and grain size of enclosing sediments. Fine sediments like shale, siltstone are more protective because they create this low permeability layers that do not let water pass through it, and they preventing the oxygen penetration and microbial activity. So shale and siltstones and clays are, they are very good for the preservation purpose. Now chemical condition at the time of sedimentation. pH कैसा है, रेडॉक्स पोटेंशियल कैसा है, आयनिक कंसनट्रेशन कंट्रोल कैसा है, सब डिजोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल दे अफेक्ट द प्रिजर्वेशन. अगर लो ऑक्सीजन कंडीशंस है यानी कि एनारोबिक कंडीशंस हैं तो वो आपके फॉसिल प्रिजर्वेशन को फेवर करेगी. डायजेनेसिस फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर्स आफ्टर द बरियल. तो ये एनहांस करेगा प्रिजर्वेशन थ्रू मिनरलाइजेशन एंड डिस्ट्रॉयज इट्स थ्रू डिक्रिस्टलाइजेशन एंड डिसोल्यूशन और न्यू क्रिस्टलाइजेशन. सो क्वाइट वैलिड. तो इस चीज़ से आपने क्या टेक करना है, आपने ये टेक करना है कि आपने क्या एक्स्ट्रा पढ़ा. आपने पढ़ा कि शेल और बॉन्स जो हैं, आपने पढ़ा कि जो शेल और बॉन्स हैं वो कैल्साइट, एरागोनाइट और सिलिका के बने होते हैं. ठीक है. जो कि स्ट्रॉन्ग और केमिकल स्टेबल कॉम्पोजिशन होता है, उसकी बेटर प्रिजर्वेशन होती है. लेकिन एरागोनाइट जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है. ठीक है. अब आप ये भी देख सकते हो कि एरागोनाइट क्यों सॉल्युबल होता है, कैल्साइट की क्या इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है. एज फार एज आई रिमेंबर, aragonite is orthorhombic in nature, I guess, so that's why it is unstable and calcite is hexagonal. Now nature and closing. So मैंने बताया कि जो फाइन सैंड होते हैं, शेल हो गया, क्ले हो गया, सिल्टस्टोन हो गया, ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी जो पोरोसिटी होती है वो ठीक ठाक होती है. बट उनकी परमिएबिलिटी जो है लो होती है. वो अपने अंदर से ऑक्सीजन का पेनिट्रेशन, इवन वाटर का भी तो पेनिट्रेशन होगा, वाटर पेनिट्रेशन वो भी ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देती है. ठीक है. और माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ भी ज़ीरो हो जाती है. केमिकल कंडीशन एट द टाइम ऑफ सेडिमेंटेशन. तो pH मैंने बताया, रेडॉक्स पोटेंशियल, आयन कंसंट्रेशन कंट्रोल, ये सब आपके डिसोल्यूशन, प्रेसिपिटेशन, मिनरल को कंट्रोल करके रखते हैं. अगर लो ऑक्सीजन होगी तो वही फेवरेबल कंडीशन होगी, यानी कि एनारोबिक कंडीशंस आर ऑलवेज फेवर्ड फॉर द fossil preservation. Now we have the diagenesis that includes the chemical, biological and physical process in the burial. ठीक है. Now we have what? We have question number 74. When a holotype has been lost. आपका एक holotype जो है, जो कि टाइप स्पेसिमेन होता है, वो लॉस्ट हो गया. न्यू टाइप स्पेसिमेन प्रोवाइड किया है प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ को, एंड सर्व एज अ टाइप स्पेसिमेन इज़ नोन एज व्हाट. हॉलोटाइप गुम हो गया, नया स्पेसिमेन लेके आए जो कि प्रीवियसली डिस्क्राइब स्पीशीज़ को करेक्टरिस्टिक फुलफिल करा, तो वो उसमें से क्या होगा? नियोटाइप, सिनटाइप, पैराटाइप, प्लेक्टोटाइप. नियोटाइप होगा. जस्ट यूज अ ब्रेन. न्यू मीन्स नियो. व्हाट वुड इट बी? इट विल बी नियोटाइप. नाउ इन डिटेल. आई गेस इट्स लैगिंग एंड आई हैव टू टीच यू ओवर हेयर ओनली. या सो नियोटाइप. When the original holotype is lost or destroyed, एक न्यू स्पेसिमेन आता है जो कि टाइप स्पेसिमेन की स्टैंडर्ड्स पे सर्व करता है फॉर दैट स्पीशीज़. हॉलोटाइप एक सिंगल स्पेसिमेन होता है जो कि प्राइमरी ऑथर ने रिप्रेजेंट किया होता है स्पीशीज़ ड्यूरिंग इट्स ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन. पैराटाइप एडिशनल स्पेसिमेंस यूज होते हैं इन डिस्क्राइबिंग द स्पीशीज़ बट नॉट द प्राइमरी रिप्रेजेंटेटिव. सिनटाइप एक ग्रुप ऑफ स्पेसिमेन होता है
In the absence of single holotype, we use syntype. They act as a holotype, मतलब बेसिकली इसका कंटेम्प्रेरी. इलेक्ट्रोटाइप एक स्पेसिमेन जो कि सिनटाइप के लिए सिलेक्ट होता है, लेकिन लेटर वो होलोटाइप की तरह यूज़ हो गया. ठीक है. अर्लीस्ट ब्रैकियोपोड्स आर ऑफ. ब्रैकियोपोड्स अर्लीस्ट सबसे पुराने वाले कब के हैं? इट इज़ ऑफ लोअर कैम्ब्रियन. ब्रैकियोपोड्स एक मरीन एनिमल्स है विद हार्ड शेल एंड दे फर्स्ट अपीयर्ड इन लोअर कैम्ब्रियन अराउंड 541 मिलियन ईयर्स अगो. कैम्ब्रिया में कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन. दे वर डोमिनेंट इन पैलेजोइक मरीन एनवायरनमेंट्स. ठीक है. तो ये सब लेटर इन टाइम है. ब्रैकियोपोड्स वेल डाइवर्सिफाइड थे इस टाइम तक. नाउ ट्राइलोबाइट्स हैविंग लार्जर पाइजीडियम देन सिफेलन. अब जो हमारा ट्राइलोबाइट होता है, ठीक है, जस्ट मुझे माफ़ करना कि मैं इतनी अच्छी. तो ये आपका ट्राइलोबाइट है. ये आपका हेड है सिफेलन. ये है आपका थोरेक्स, बीच का पार्ट. और लास्ट वाला है आपका पाइजीडियम. तो सेफेलन और पाइजीडियम इसके बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन है इसकी. ठीक है. तो उसके बारे में बोला है. तो बोल रहे हैं कि एक ऐसा ट्राइलोबाइट जिसका पाइजीडियम जो है वो बड़ा है सेफेलन से, तो वो क्या होगा? मैक्रोपाइगस होगा. ट्राइलोबाइट्स एक एक्सटिंक्ट मरीन आर्थ्रोपोड्स हैं. 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेफेलन, थोरेक्स और पाइजीडियम. साइज ऑफ पाइजीडियम एज कम्पेयर टू सॉल्व. इस क्लासिफिकेशन के बेसिस में मैक्रोपाइगस में आपका पाइजीडियम जो है वो सेफेलन से बड़ा होगा. ठीक है. माइक्रोपाइगस में पाइजीडियम जो है वो सेफेलन से छोटा होगा. आइसोपाइगस में दोनों इक्वल साइज़ के होंगे. ठीक है. नाउ डेंटिशन एंड बाइवॉल्स. सो नाउ डेंटिशन एंड बाइवॉल्स. तो बाइवल्स की डेंटिशन पे 2024 में क्वेश्चन आया, 3 में आया, 22 में आया. तो इस बार भी आएगा ही आएगा, तो उसमें कोई डाउट मत रखना. टाइप ऑफ डेंटिशन एंड बाइवल्स का है स्मॉल सिंपल टीथ है नियर द एज ऑफ द वॉल. तो इसको क्या कहेंगे? ये आपकी वॉल्व है. स्मॉल सैम्पल टीथ नियर द एज ऑफ द वॉल. तो इसको क्या बोलेंगे? सो टाइप ऑफ डेंटिशन एंड बाइवल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल. इसको डाइजोडोंट कहेंगे. स्मॉल सिंपल स्मॉल टीथ नियर द वॉल्व ओएस्टर्स. नाउ व्हाट वी हैव टेक्सोडोंट, पैरेलल रोज ऑफ न्यूमरस टीथ. ठीक है. ग्रूव्ड एंड कॉम्प्लेक्स टीथ. अब इसको इन डिटेल करना आपकी ड्यूटी है. मुझे पता है इसको याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट आपको कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ेगी इसको याद करने के लिए. देन ओनली विल बी एबल टू सर्वाइव द क्वेश्चंस दैट विल कम अब. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ पढ़ लेते हैं हम कि डेंटिशन ऑफ बाइवल्स क्या होता है. अरेंजमेंट एंड टाइप ऑफ हिंज टीथ ऑन द इनर सरफेस ऑफ देयर शेल. दीज टीथ्स हेल्प अलाइन लॉक देयर 2 walls like teeth and sockets. And the type of bivalves dentition are classified on the basis of structure, size, arrangement of the teeth and sockets. So Texodont, numerous small parallel uniform teeth arranged in rows along hinge line. They are found in primitive bivalves, arc lambs, Arctae family. They provide strong interlocking for valves, but it's less efficient for movements. And it's in early and primary bivalves में Texodont ज़्यादा prominent है. Dicerodont, small simple teeth that is located near the edge. स्मॉल सिंपल टीथ है लेकिन एज के पास लोकेटेड है. और ये यहाँ से आपको फ़र्क करना है कि न्यूमरस पैरेलल स्मॉल पैरेलल टीथ है एंड दे आर अरेंज्ड इन रोज. ठीक है. एंड अलोंग द हिंज लाइन. ये 2 पॉइंट. और क्या अर्ली एंड प्राइमेट बाइवल्स में प्रेजेंट होता है. ये नियर द एज ऑफ द हिंज प्लेट. हिंज प्लेट की एज के पास है. ये टीथ पुअरली डेवलप्ड होते हैं. ऑयस्टर्स एंड स्कैलोप्स पेक्टिनेट में इनमें फाइंड किया जाता है. हेल्थ इन्वॉल्व क्लोजर विद लिमिटेड इंटरलॉकिंग. In common in bivalves with cemented और free living lifestyle. Heterodont 2 or more type of teeth होते हैं. Cardinal teeth और lateral teeth. Cardinal just अम्बों के नीचे होता है. Beak highest part of the shell and long ridge-like teeth along the side of the hinge plane. Teeth vary in size and shape. They are found in most advanced bivalves like cockles, cardiae, clams and muscles, Matelidae. This strong interlocking is there and precise alignment of walls. A features more evolved and diverse bivalves. Schizodont, large strong teeth grooves and ridges are there, oblique and irregularly spaced. Shaped, and they are found in extinct bivalves like Trigonia and some freshwater bivalves. They are designed for strong interlocking in high stress environment when they are exposed to strong current and mechanical stress. Isodonts
Prominent is situated on either side of the umbo. Teeth are symmetrical and they provide stability, particularly in sessile bivalves, and associated with species attach themselves to the substrate. Desmodont hinges are reduced, few or no true teeth. Ligament pits and grooves dominate hinge areas of teeth, found in soft shelled clams. Relies on ligament rather than the teeth for alignment and closing, and they are typical in burrowing and soft shell bivalves. So I know ऐसे आपको याद नहीं होने वाला, तो बस फैक्ट पकड़ो. कैसे? आप ये ध्यान रखना कि हिट्रोडोंट जो है वो एडवांस बाइवल्व्स में होगा, ठीक है. इंटरलॉकिंग प्रिसाइज अलाइनमेंट होगी. दो तरह की टीथ्स होंगे इसमें, कार्डिनल और लेटरल, ठीक है. एंड कार्डिनल जस्ट अम्बो के नीचे होगा, लेटरल उसके साइड में होगा. अब और आप आइसोडोंट कर सकते हैं, और आप आइसोडोंट देख सकते हैं कि एक प्रोमिनेंट टीथ है जो दोनों साइड अम्बो की सिचुएटेड है और सिमेट्रिकल टीथ्स हैं. ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सिसाइल बाइवल्व्स में जो अपने आप को चिपका के रखते हैं. एंड ऐसे बाइवल्व्स के साथ ही अपने आप को आइसोडोंट डेंटिशन जोड़ के रखता है, जो अटैच कर लेते हैं सबस्ट्रेट से खुद को. तो ये दो आपको जैसे याद हो गए, हिट्रोडोंट याद हो गया, आइसोडोंट याद हो गया. टेक्सोडोंट हमने बताया कि डाइसोडोंट भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसे जो आपके डेंटिशन है जो कि एज ऑफ द हिंज प्लेट पे लोकेटेड है, सीमेंटेड और फ्री लिविंग लाइफस्टाइल्स के साथ ये आपके एसोसिएटेड है. शिजरोंट ग्रूव्स और रिजेस हैं, ठीक है. स्ट्रॉन्ग करंट्स और मैकेनिकल स्ट्रेसेस वाले इन्वायरमेंट में होते हैं, ठीक है. एंड इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है? जो टेक्सोडोंट डेंटिशन है वो प्रिमिटिव फॉर्म रिप्रेजेंट करता है अर्ली बाइवल्व्स में. हिट्रोडोंट जो है एडवांस बाइवल्व्स के बारे में बताता है, इकोलॉजिकल रोल्स जो डिफरेंट है, बरोइंग, स्विमिंग. टाइप्स ऑफ डेंटिशन एंड बाइवल्व्स टू देयर इकोलॉजिकल निशे. सो इकोलॉजिकल निशे के हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं. कैसे? बरोअर्स जो होंगे वो डेस्मोडोंट होंगे, रिड्यूस्ड डेंटिशन होगा उनके अंदर, ठीक है. डेस्मोडोंट कौन से थे? डेस्मोडोंट डिड आई मेंशन? हिंजेस आर रिड्यूस्ड, कोई दांत ही नहीं है क्योंकि बरोइंग और सॉफ्ट शेल बाइवल्व्स हैं, ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है. सो रिड्यूस्ड डेंटिशन डेस्मोडोंट. सिसाइल बाइवल्व्स हमने अभी बताया था इज आइसोडोंट और शिजरोंट. ये स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म होते हैं. फ्री मूविंग बाइवल्व्स हेट्रोडोंट, कॉम्प्लेक्स प्रिसाइज टीथ. तो ये चीज़ें आप अच्छे से एक बार देख लीजिए. और अगर हम इसके बारे में ट्रिक्स लगाएं तो डेस्मोडोंट दांत नो कहाँ पे होगा? जब वहाँ वो अपने आप को बरोवर्स की तरह काम करेगा. सिसाइल स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म, ये आपको याद हो जाना चाहिए. आइसोडोंट, शिजरोंट से एस. सिसाइल इट्स अटैच देमसेल्व्स टू सबस्ट्रेट. फ्री मूविंग बाइवल्व्स. हिट्रोडोंट तो आप भूलोगे नहीं. कौन कौन से टीथ होते हैं इसमें? कार्डिनल एंड लेटरल. तो ये कॉम्प्लेक्स प्रिसाइज अरेंजमेंट में मिलेगा. डेस्मोडोंट, फिर से रिवाइज करते हैं. डेस्मोडोंट इज समथिंग दैट प्रेजेंट इन बरोइंग environment and they have no dant. Iserodont, they attach themselves to substrate, and then Shizerodont is also like that. Heterodont, we know that it's cardiac related, काफ़ी complex environment में होता है. Dicerodont cemented free living lifestyle और primitive दांतों में जिसके अंदर मतलब numerous small parallel teeth arrangement along the hinge line, तो ये आपको Texodont में मिलेगा, ठीक है. Okay, so 77 is done. Now coming to the 78 question. So cephalopods के बारे में कुछ बातें बोली हैं, ठीक है. सेफेलोपोड्स मरीन और वन ऑफ द हाईली इवॉल्व मोलस्क है, ठीक है. सेफेलोपोड जो है 3 सब क्लासेस में आता है, नोटेलिडिया, अमोनिडिया, कोइलिडिया, ठीक है. एंड द ओनली लिविंग सेफेलोपोड जीनस विद अ कोइल्ड एक्सटर्नल शेल इज नॉटिलस. सो ये 3 स्टेटमेंट दे दी है. तो आपको तो अगर आपने थोड़ा सा पैलेंटोलॉजी पढ़ा होगा आपको पता होगा कि सेकेंड स्टेटमेंट तो सही ही है ना. तो यहाँ पे जाए हम 78 क्वेश्चन में. तो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इधर भी है. एंड सेफेलोपोड्स आर मरीन एंड वन ऑफ द हाईली इवॉल्व मोलस्क. दैट इज ऑल्सो ट्रू. एंड द ओनली लिविंग सेफेलोपोड genus is of course the coiled external shell, that is Nautilus. Now talking about it, so cephalopods क्या हैं? They are marine and highly evolved mollusk. So they are highly evolved mollusk. Cephalopods आपके स्क्विड, ऑक्टोपस, कटल फिश, नॉटिलॉइड्स, ये सब एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिज्म है और मोस्ट एडवांस मोलस्क होते हैं ये. दे एग्जिबिट द रिमार्केबल अडैप्टेशन. हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है इनका, एक्सीलेंट विजन होता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है और हाईली इवॉल्व होते हैं. तो ये स्टेटमेंट तो आपकी पूरी की पूरी करेक्ट है. नाउ सब क्लासेस ऑफ सेफेलोपोड्स है 3 सब क्लासेस में डिवाइडेड. नॉटिलोडिया, मॉडर्न और एक्सटिंक्ट स्पीशीज विद with coiled straight external shells, that is Nautilus.
Ammonidea, extinct subclass with coiled external shells and complex suture patterns, that is ammonoids. And Coelidia includes modern cephalopods like squid, cuttlefish, octopus, internals or absent layers. So there is a coiled external shells in Nautilus. So among the cephalopods, Nautilus is the only genus with coiled external shell. It belongs to the subclass Nautilidae and has primitive characteristics compared to the modern cephalopods. So yeah, coming to the 79 question. Okay, so I have explained this. Now coming to the 79 question. एक प्लैंटोनिक लावे, अब लावे के ऊपर 24 में भी क्वेश्चन पूछा था, 23 में भी कहीं ना कहीं कुछ रिलेटेड पूछा था, 22 में भी. तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाता है. तो इसके सारे ऑप्शंस के बारे में हमें PhD ही कर लो, ठीक है. एक प्लैंटोनिक लावे फॉर्म बाय द हैचिंग ऑफ गैस्ट्रोपोड एग्स आर नोन एज व्हाट. सो प्लैंटोनिक लावे मैंने क्वेश्चन पढ़ा था. ट्रोकोफोर लावा. Trochophore are the free swimming planktonic larvae. They are found in mollusks including gastropod and some annelids. ठीक है. And they are characterized by ciliated bands around the middle body, the prototroch, which helps in locomotion and feeding. यहाँ पे एक पॉइंट देखो, ये कैरेक्टराइज किससे होते हैं. इनके पास एक सिलेटेड बैंड्स होता है मिडल बॉडी के पास, जिसको प्रोटोट्रॉक कहते हैं. ये लोकोमोशन और फीडिंग में कहता है. अगली बार क्वेश्चन इससे भी आ सकता है. ट्रोकोफोर स्टेज गैस्ट्रोपोड्स ऑफन डेवलप इनटू अ. अब जो ट्रोकोफोर की स्टेज है वो फर्दर किस में डेवलप होती है, वो वेलिजर लावा में डेवलप होती है बिफोर मेटामॉर्फिजिंग इनटू एडल्ट फॉर्म. तो यानी कि गैस्ट्रोफोर्स की आपकी 2 स्टेजेस होती है. पहली तो ट्रोकोफोर प्लैंक्टोनिक सिलिएटेड लावा, और इसके अंदर एक स्पेसिफिक फीचर होता है जिसको क्या कहते हैं, प्रोटोट्रॉक, which is its characteristic feature. It has ciliated band around the middle of the body for locomotion and feeding. Veliger is the later stage where the lava जो है it develops as a shell and a foot. ठीक है. अब अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. ऑस्फोरिडिया, ये एक सेंसरी ऑर्गन होती है mollusk में, जो कि केमिकल चेंजेस पानी में डिटेक्ट करती है. काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हॉट टॉपिक है ऑस्फोरिडा. किस लिए होता है कि पानी में क्या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए. काफ़ी एडवांस. नाउ वेराइसिस, ये रिजेस होते हैं, थिक एंड एरिया फाउंड ऑन द शेल ऑफ सम गैस्ट्रोपोड्स. ये स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं, ना कि लावर फीचर्स. ओपिकुलम एक हार्ड प्लेट होती है जो कवर करती है शेल की ओपनिंग को फ्रॉम द गैस्ट्रोपोड्स, दैट व्हेन एनिमल्स रिट्रैक्ट इनसाइड. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू व्हाट वी सेड. सो इसमें से क्या की पॉइंट्स आपने उठाने हैं. पहला तो आपने उठाना है कि ट्रोकोफोर लावा और वेलाइजर, दीज 2 आर द स्टेजेस ऑफ आपके गैस्ट्रोपोड्स में और एनालिड्स में भी. अर्ली वाली तो ट्रोकोफोर होती है. लेटेस्ट स्टेज होती है आपकी वेलेजर, जिसके अंदर शेल और फुट डेवलप होते हैं, और इसमें ये प्लैंक्टोनिक होती है पहले ऊपर वाली. फिर आपको ये देखना है कि कौन सा फीचर था जो कि ट्रोकोफोर में फेमस था. प्रोटोट्रॉक था, जो कि सिलेटेड बैंड्स होते हैं मिडल बॉडी के अराउंड. फिर ऑस्फोरिडिया वेराइसिस. ऑस्ट्रोफिडिया एक ऐसा फीचर होता है गैस्ट्रोपोड्स के अंदर, एक सेंसरी ऑर्गन होती है जो कि केमिकल जो चेंजेस होते हैं पानी में उसको बताती है. वेराइसिस जो है कि रिजेस और थिकेंड एरियाज जो होते हैं कुछ गैस्ट्रोपोड्स के यहाँ पे फाइंड किया जाता है. अब आप ये भी पढ़ सकते हो कि किसके अंदर ये फाइंड किए जाते हैं. ठीक है, ये आपका होमवर्क है ना. ओपिकुलम एक ऐसी हार्ड प्लेट होती है जो कि शेल की ओपनिंग को कवर करती है जब एनिमल्स अपनी शेल के अंदर चला जाता है. नाउ कमिंग टू दी 80 क्वेश्चन. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर चेंजेस नॉट बीन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द हॉर्सेज. हॉर्स की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कौन सा ऐसा चेंज ऑब्जर्व नहीं किया था. ऑप्शन ए था आपके क्वेश्चन में इंक्रीज इन नंबर ऑफ टोज. तो ये तो नहीं ऑब्जर्व किया था हमने, और अब डिटेल में कर लेते हैं. इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स टोसेस, देयर वाज रिडक्शन इन टोज. अर्ली एंसेस्टर ऑफ हॉर्सेस सच एज हायरेकोथेरियम, जिसको हम ईओहिपस भी कहते हैं, उसके 4 टोज थे उसकी फोर लिम्स में और 3 थे उसके हिंड लिम्स में. तो ये अब क्वेश्चन आ सकता है कि 4 थे या 3 थे, आ सकता है. फोर लिम्स में 4 थे एंड हिंड लिम्स में कितने थे, 3 थे. ठीक है. उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स में आपके टूल्स जो हैं वो रिड्यूस होने लग गए. इक्वस जो सबसे मॉडर्न आपका हॉर्स है, उसके पास सिर्फ एक फंक्शनल टो है जिसको हम हुफ कहते हैं. ये वेरी गुड फॉर अडेप्टेशन फॉर रनिंग एफिशिएंटली और ओपन ग्रासलैंड. देयर हैज़ बीन रिडक्शन इन नंबर टोज, सो दिस मेक्स ऑप्शन ए करेक्ट एज देयर इज इंक्रीज इन टोज हैज़ नॉट अकर्ड. सो इंक्रीज इन बॉडी साइज. जब अर्ली हॉर्सेस आए थे, हायरेकोथेरियम आया था, वो एकदम डॉग के साइज़ के थे. हॉर्स बहुत लार्ज हुए, एडवांस प्रोवाइडेड एडवांटेज इन स्पीड्स एंड डिफेंस.
So there is hypothalamus to equus, there was increase in body size. Deepening of the cheek teeth. So early horses has this low crown teeth जिसको ब्रैकिडोंट कहते हैं, जो कि ब्राउजिंग के लिए अडेप्टेड के लिए था. मतलब ब्रैकिडोंट बी इज़ फॉर द ब्राउजिंग. तो लो क्राउन टीथ थे ये. ठीक है. उसके बाद फिर ग्रासलैंड का इवोल्यूशन हुआ. हॉर्सेस ने हाई क्राउन टीथ हिप्सोडोंट जो है वो डेवलप किए एब्रेसिव ग्रासेस और ग्रेजिंग के लिए. तो अब ये पूछा जा सकता है कि हिप्सोडोंट और ब्रैकिडोंट में क्या फ़र्क है और कब हुआ था, क्या हुआ था. तो ऑब्जर्वेशन था ये था ब्राउजिंग के लिए. तो आपके हाई क्राउन टीथ आए. ठीक है. वो उसको कहते हैं हिप्सोडोंट. तो ये आपकी ग्रेजिंग के लिए आए थे. ठीक है. नंबर ऑफ टोज का तो मैंने आपको बता दिया. अब आ जाओ ह्यूमन इवोल्यूशन पे. बोल रहा है कि कौन सी ऐसी होमिनिन स्पीशीज़ थी जो फैली थी. फर्स्ट वाइड स्प्रेड ह्यूमन. तो स्प्रेड अक्रॉस दी अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया. तो इरेक्टस, होमो इरेक्टस थी, जिसके शायद 2 फर्दर फीचर्स थे, जैसे कि जावा मैन और पैकिंग मैन. यही इधर उधर भागी थी. होमो इरेक्टस एक वाइडली रिगार्डेड एज फर्स्ट होमिनिन स्पीशीज टू माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका, और ये यूरोप और एशिया में स्प्रेड हो गया था. इट लिव्ड अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1.9 मिलियन ईयर्स अगो. लार्जर ब्रेन साइज था इनका इतना. टूल्स यूज़ करते थे, फायर के ऊपर कंट्रोल करते थे, पॉसिबल हंटिंग स्ट्रेटजीज थी इनकी. तो जावा मैन तो मैंने आपको बता दिया कि एशिया में. एक टुर्काना बॉय था अफ्रीका में और यूरोप में भी. ऑस्ट्रेलोपैथिकस सेरिबा ये 2 मिलियन साल के पहले रहते थे साउथ अफ्रीका में. तो ये सबसे मेरे ख्याल से अर्ली ही है काफ़ी. और इनके ट्रेट्स थे ऑस्ट्रेलोपैथिकस और होमो के ट्रांजिशनल ट्रेट्स थे. ये अफ्रीका से बाहर नहीं गए. होमो हैबिलिस को हैंडी मैन भी कहते हैं. ये फर्स्ट थे जिन्होंने स्टोन यूज़ करे. होमो हैबिलिस के बारे में यही है कि दे वर द फर्स्ट वन टू यूज़ द स्टोन. और ये 2.4 to 1.4 मिलियन प्राइमरी अफ्रीका में रहे. होमो रोडोल्फिनस ये अर्ली होमो कंटेम्प्रेरी होमो हैबिलिस के साथ थे. एंड इसके बारे में भी आप और डिटेल में पढ़िए कि ये रोडोल्फिनस क्या है, हैबिलिस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस सेरिबा. क्वेश्चंस यहीं से रिपीट होंगे फॉर श्योर. अगर 4 ऑप्शन है तो 4 में से आपके पास 3 ऑप्शन, मतलब 2 या 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जिसके अंदर आप कहोगे अरे ये तो मैंने कहीं पढ़ा है. तो वो आपके अपने आप एलिमिनेशन में मदद करेंगे. नाउ कमिंग टू द 83 क्वेश्चन. तो ये मैंने पहले थोड़ा जल्दी उठा लिया. ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिज़े नियर कैरो, मतलब इजिप्ट के पास आपके ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिज़ा है. तो वहाँ पे लाइमस्टोन ने क्या कंटेन किया हुआ है, लाइमस्टोन में क्या होगा. तो न्यूमलाइट्स इन लाइमस्टोन, दीज वर द ब्लॉक्स जो हैं यूज़ किए जाते थे ग्रेट पिरामिड्स गिज़ा को बनाने के लिए. फॉसिल रिच लाइमस्टोन और उसमें न्यूमलाइट्स थे. न्यूमलाइट्स लार्ज डिस्क शेप फोरामिनीफेरा होते हैं जो कि मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये ईओसीन एपोक के अराउंड रहते थे. ये अबंडेंट थे ईओसीन में, पर्टिकुलरली इन टेथिस रीजन includes Egypt, and न्यूमलाइट्स इज द की फीचर्स ऑफ बिल्डिंग स्टोन यूज फॉर द पिरामिड्स. ना फ्यूजिलिना एक जीनस है आपका फोरामिनीफेरा का, जो कि कार्बोनिफेरस के पीरियड के अराउंड था. ये ईओसीन टाइम में तो नहीं मिलता था. पैराफ्यूजिलिना एक दूसरा जीनस है फ्यूजिलिना फोरामिनीफेरा का, परमियन रॉक में मिलता है. टेक्टाइट्स जो हैं फ्यूजिलेट फोरामिनीफेरा, लेट कार्बोनिफेरस एंड रिलेटेड टू पिरामिड लाइम्स. तो आई वुड सजेस्ट यू टू रीड अबाउट देयर फीचर्स एज वेल, कि फ्यूजिलिना फ्यूज्ड फोरामिनीफेरा था, पैराफ्यूजिलिना, मतलब इन सब के बारे में आपका पढ़ना ज़रूरी होता है. न्यूमलाइट्स जो हैं न्यूमलाइट्स रिच लाइमस्टोन पिरामिड्स हाईलाइटेड द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द रीजन. Eocene deposits were widespread in northern Egypt, forming an easily accessible building material. Now coming to the 82 question, which one of the following is not an upper Gondwana plant fossil? गोंडवाना से आपके हर बार 1 या 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे. तो उसको करना आपके लिए एक काफ़ी एज वाला काम होगा, क्योंकि यूजुअली उसको लोग छोड़ देते हैं, पर अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदे वाली बात होगी. वो आपका जो मार्जिन हमेशा कम रहता है वो मार्जिन यहीं से बढ़ेगा. ना इसमें से अपर गोंडवाना प्लांट फॉसिल नहीं है, तो इसमें से 4 में से 3 तो हैं. तो इससे पहले बता दिया कि यूरोफाइलम अपर गोंडवाना प्लांट फॉसिल्स के बारे में ओवरव्यू है कि इट प्राइमरी बिलोंग्स टू मेसोजोइक एरा, ट्राइजिक टू क्रिटेशियस पीरियड. ठीक है. फ्लोरा जिम्नोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म्स जो कि एंजियोस्पर्म्स तो आपके क्लोज सीड्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म में आपके ओपन सीड्स होते हैं. इसके अंदर मेंबर्स है आपके सिक्लैड्स, बेनेटिल्टेल्स एंड कॉर्नीफेराल्स. इसमें फॉसिल्स थे कौन कौन से? ओट्सोमाइट्स, डिक्टोजामाइट्स, निल्सोनिया, ये अपर गोंडवाना फॉसिल्स के थे. यूरोफाइलम जो है ये एसोसिएटेड है आपके लोअर गोंडवाना फॉसिल्स के साथ, और परमियन पीरियड में इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना ग्रुप. ओट्सोमाइट्स मैंने बताया कि मेसोजोइक जिम्नोस्पर्म है.
सैक्लेट से बिलोंग करते थे ये. एंड फॉसिलाइज्ड लीव्स ऑफ ओर्जोमाइट्स आर फाउंड इन अपर गोंडवाना सेडिमेंट्स इन जुरासिक. डिक्टोमाइट्स ये बेंटिन टेल्स ऑर्डर से थे एंड दे आर द एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ द सीड प्लांट्स विद फॉर्न लाइक फोलियाज. नाउ निल्सोनिया, दे आर द मेसोरिक जिम्नोस्पर्म रिजेंबलिंग द मॉडर्न साइकैड्स. ठीक है. एंड एडोफाइलम के बारे में बताया कि a genus of seed fern that is pteridosperms found in Permian period, and they are the characteristic of lower Gondwana. They are found in coal bearing formations like बराकर, रानीगंज में आपको यूरोफाइलम मिलता है. अब अगला क्वेश्चन कि लोअर गंडवाना फॉसिल्स रूट फॉसिल कौन सा है, मतलब ऐसा लोअर गंडवाना. अब हमें पता है कि लोअर गंडवाना का फॉसिल एक यूरोफाइलम तो है ही है. अब बोल रहे कि रूट फॉसिल कौन सा है, तो फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं. तो लोअर गंडवाना फॉसिल ओवरव्यू, इट बिलोंग्स टू कार्बोनिफेरस टू पर्मियन पीरियड एंड इट इज़ डोमिनेटेड बाय दी सीड फर्न्स लाइक टेट्रिडोस्पर्म्स, लाइकोफाइट्स एंड ग्लोसोप्टेरिडिस. रूट सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक गोंडवाना प्लांट ग्लोसोप्टेरिडिस इज प्रिजर्व्ड एज, मतलब कह रहा है कि वर्टिब्रेरिया फॉसिल है. ये डिफाइनिंग फीचर है लोअर गोंडवाना का, ग्लोसोप्टेरिडिस में के अंडर आता है ये. फॉसिल्स एंड डिटेल्ड नियो मेरियोप्टेरिस एक जीनस सीड फर्न्स हैं जो कि लोअर गोंडवाना कॉल बीरिंग फॉर्मेशन में फाइंड किया जाता है. And it represents the foliage rather than the roots. This is not well defined, commonly accepted fossil genus associated with Gondwana floral. It's a likely distractor. तो Gondwanium, तो ये आपको पहली कट गया. इसके बाद यूरोफाइलम एक सीड फन करेक्टरिस्टिक है लोअर, ये सीड फन करेक्टरिस्टिक फीचर्स है लोअर गोंडवाना का, वो रूट है, ये सीड है. यूरोफाइलम इज अ सीड फन लाइक नियम टेरिस, इट रिप्रेजेंट्स फॉलियाज रादर देन द रूट्स. ठीक है. तो नाउ वर्टिब्रेरिया ये फॉसिलाइज्ड रूट्स होते हैं जो ग्लोसोप्टेरिस से बिलोंग करते हैं. पर्मियन कोल बेरिंग काराबारी रानीगंज फॉर्मेशंस इन इंडिया. इट्स सेगमेंटेड अपीयरेंस रिजेंबल्स द वर्टिब्रेट्स, इट्स नॉट द नेम, हैंस द नेम. सो इट्स हैड अ सेगमेंटेड अपीयरेंस, दैट्स वाई इसको वर्टिब्रेट कहते हैं. ठीक है. सो कीटेक्स लोअर गोंडवाना जो है पर्मियन पीरियड में थे. ठीक है. एंड इट इज़ डोमिनेटेड बाय ग्लोसोप्टेरिस, गंगामोप्टेरिस, यूरोफाइलम, वर्टिब्रेरिया. अब क्या क्या हमने इसमें कीटे किया, ये या तो आपके सीड थे. ठीक है. ये आपकी रूट्स थी. ठीक है. ग्लोसोप्टेरिस, गंगामोप्टेरिस कोल बेरिंग स्टार्टा में मिलते थे, बराकर में, कारवार, रानीगंज एटसेट्रा. अपर गोंडवाना ये जिम्नोस्पर्म थे इसमें, ओर्जोमाइट्स, डिक्टोमाइट्स एंड निल्सोनिया. ठीक है. तो ये ओवरव्यू है. सो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो एंड आई होप दैट आई एम क्लियर. सो थैंक यू सो मच.